स्वागत है। आज हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर नोट्स का एक पूरा बंडल है। बिल्कुल। इसमें नाम हैं, तारीखें हैं, बहुत सारे तकनीकी शब्द भरे पड़े हैं। तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस जानकारी के ढेर में गोता लगाना और वो मोती निकाल कर लाना जो इन नृत्यों की आत्मा को रोशन करते हैं। हम सिर्फ क्या और कहां पर नहीं रुकेंगे, हम क्यों और कैसे की तह तक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इन नोट्स में जो तथ्य दिए गए हैं वो एक तरह से इमारत की ईंटों की तरह है। लेकिन हम सिर्फ ईंटें नहीं गिनेंगे, हम उस पूरी इमारत की भव्यता, उसकी डिजाइन और उसके पीछे की जो सोच है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सही बात। हर नृत्य सिर्फ कदमों का मेल नहीं है, मतलब वो इतिहास, दर्शन और भावनाओं की एक बहती हुई नदी है। तो चलिए इस सांस्कृतिक खजाने की परतें खोलते हैं। सबसे पहले एक दिलचस्प पहेली से शुरू करते हैं जो इन नोट्स में ही छिपी है। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 या 9? हाँ, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जो संगीत नाटक अकेडमी है, जो भारत की राष्ट्रीय कला अकेडमी है, वो 8 नृत्यों को शास्त्रीय मानती है। 8, ठीक है। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है, उनकी सूची में 9 नाम है और ये सब के सब भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ही अपना आधार मानते हैं, जिसे कलाओं का पंचम वेद भी कहा जाता है। तो ये नवा रहस्यमयी नृत्य कौन सा है? वो है छऊ। ये एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसकी जड़ें पूर्वी भारत में है। इसकी 3 मुख्य शैलियां हैं। ओडिशा का मयूरभंज, जहां कलाकार मुखौटा नहीं पहनते, और झारखंड का सरायकेला, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, जहां बड़े बड़े विस्तृत मुखौटे पहने जाते हैं। 2010 में यूनेस्को ने भी इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह दी। तो गिनती को लेकर ये छोटा सा मतभेद दिखाता है कि संस्कृति कितनी जीवंत चीज है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। बहुत बढ़िया शुरुआत। तो चलिए सबसे जाने पहचाने नृत्यों से शुरू करते हैं। हम दक्षिण भारत से शुरू करेंगे, जहां मंदिरों की दीवारों पर ही नृत्य की कहानियां गढ़ी गई हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी। ये एक बेहतरीन जोड़ी है, क्योंकि दोनों ही नृत्य ऐसे लगते हैं मानो मंदिर की मूर्तियां सजीव हो उठी हों। तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से है, नोट्स कहते हैं कि इसका पुराना नाम सादिर या दासी अट्टम था और ये मंदिरों से जुड़ा है। लेकिन आज हम इसे मंदिरों में उतना नहीं देखते जितना बड़े बड़े ऑडिटोरियम में। तो मंदिर से मंच तक का इसका सफर कैसा रहा? ये एक बहुत ही नाटकीय सफर है। दासी अट्टम जो था वो देवदासियों द्वारा मंदिरों में ईश्वर की सेवा में किया जाने वाला नृत्य था। लेकिन ब्रिटिश काल में 1910 में इसे सामाजिक कारणों से प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसा लगा कि शायद ये कला खत्म हो जाएगी। अच्छा। लेकिन फिर 20वीं सदी में कई कला प्रेमियों ने मिलकर इसे पुनर्जीवित किया। उन्होंने इसे वो सम्मान और वो मंच दिया जिसका ये हकदार था। और नोट्स में इसकी एक संरचना का जिक्र है, अलारिप्पू से तिल्लाना तक। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल। इसे एक मंदिर के निर्माण की तरह सोचिए। अलारिप्पू का मतलब है कली का खिलना। ये नींव रखने जैसा है जहां नर्तक सिर्फ लय के साथ अपने शरीर को तैयार करता है। फिर धीरे धीरे स्वर, शब्द और अभिनय जुड़ते जाते हैं। बीच में वर्णम आता है जो इस मंदिर का गर्भगृह है। ये सबसे जटिल और लंबा हिस्सा होता है, जहां नृत्य और अभिनय का अद्भुत संगम होता है। और अंत होता है तिल्लाना से, जो मंदिर के शिखर की तरह है, एक आनंदमय शुद्ध नृत्य जो ईश्वर को धन्यवाद कहने जैसा है। ये सिर्फ स्टेप्स का क्रम नहीं, एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। वाह, ये तो बहुत सुंदर नजरिया है। नोट्स में एक और कमाल की चीज है, एकाहार्य, जहां एक ही कलाकार कई भूमिकाएं निभाता है। और ये भरतनाट्यम की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, मंच पर एक ही कलाकार है और वो एक पल में भगवान राम बन जाता है, अगले ही पल देवी सीता और फिर रावण भी, बिना कॉस्ट्यूम बदले, सिर्फ अपने चेहरे के भावों, आंखों और शरीर की भाषा से। ये अभिनय की पराकाष्ठा है। तो भरतनाट्यम में एक तरह की ज्यामितीय सटीकता है, मतलब सीधी रेखाएं हैं, कोण हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से पूरब की ओर उड़ीसा चलें, तो वहाँ के मंदिरों की कला में सीधी रेखाओं की जगह लहरदार मोड़ है, जैसे कोणार्क के मंदिर में या समुद्र की लहरों में। और शायद यही चीज उनके नृत्य ओडिसी में भी दिखती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ओडिसी को चलती फिरती मूर्ति कला कहा ही इसीलिए जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है त्रिभंग मुद्रा। त्रि मतलब 3 और भंग मतलब मोड़। अच्छा, त्रिभंग। हाँ,
इसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ता है, गर्दन, कमर और घुटना। ये एक बेहद सुंदर और मुश्किल मुद्रा है जो इसे एक लहरदार कोमल रूप देती है। जहां भरतनाट्यम को अग्नि तत्व का प्रतीक मानते हैं, वहीं ओडिसी जल तत्व का, शांत, बहता हुआ और गहरा। नोट्स ये भी बताते हैं कि उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में इसके प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये नृत्य कितना पुराना है। बहुत पुराना। और भरतनाट्यम की तरह ही इसका भी 20वीं सदी में पुनरुत्थान हुआ है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है, जिसमें नर्तक धरती माँ और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेता है, और अंत मोक्ष से होता है, जो आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ भी यात्रा भक्ति और आध्यात्म से भरी हुई है। तो ये दोनों नृत्य हमें मंदिरों से सीधे मंच पर ले आए। अब उन नृत्यों की बात करते हैं जो महाकाव्यों को सुनाने के लिए बने हैं। केरल का कथकली और उत्तर भारत का कथक, दोनों के नाम में कथा है, लेकिन कहानी कहने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। बिल्कुल। एक तरफ है कथकली, जो एक विशाल, रंगीन और लगभग अलौकिक अनुभव है, और दूसरी तरफ है कथक, जो ज्यादा व्यक्तिगत, सूक्ष्म और जमीनी है। कथकली से शुरू करते हैं। नोट्स कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है और इसका मेकअप और वेशभूषा बहुत विस्तृत होती है। ये मेकअप तो अपने आप में एक कला है। ये सिर्फ कला नहीं, ये एक भाषा है। सोचिए, पुराने जमाने में जब बड़े बड़े मैदानों में बिना माइक या स्पॉटलाइट के सैकड़ों लोगों के लिए प्रदर्शन करना होता था, तो कलाकार का चेहरा ही उसका सबसे बड़ा औजार था। ये रंग एक तरह के विजुअल शॉर्टकट है। विजुअल शॉर्टकट कैसे? जैसे पच्चा यानी हरा रंग नायक या दिव्य पात्रों के लिए है, जैसे राम या कृष्ण। कथी, जिसमें हरे के साथ गालों पर लाल रंग होता है, वो शाही लेकिन अहंकारी पात्रों के लिए है, जैसे रावण। और कारी यानी काला रंग राक्षसी पात्रों के लिए। दर्शक रंग देखकर ही दूर से समझ जाता है कि मंच पर कौन है और उसका स्वभाव कैसा है। यानी कहानी शुरू होने से पहले ही पात्र का परिचय हो जाता है। और नोट्स में लिखा है कि इसमें 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। हाँ, ये हाथों की मुद्राएं यानी इशारे हैं। आज हम अपनी बात कहने के लिए इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग सदियों से अपने हाथों से इमोजी बना रहे थे। हर मुद्रा का एक सटीक मतलब होता है। कलाकार बोलता नहीं है, गायक पर्दे के पीछे से अट्ठकथा यानी कहानी का पाठ गाता है, और कलाकार अपने चेहरे के भावों और इन मुद्राओं से उस कहानी को अभिनय करके दिखाता है। ये एक तरह की साइलेंट मूवी है जिसका साउंड ट्रैक लाइव चल रहा होता है। कमाल है। अब कथकली के इस भव्य नाटक के ठीक उलट उत्तर भारत के कथक पर आते हैं। यहाँ कोई भारी मेकअप या कॉस्ट्यूम नहीं है, यहाँ तो घुंघरू और चक्कर ही सब कुछ लगते हैं। कथक का जन्म ही मंदिरों में कथा सुनाने वाले कथाकारों से हुआ। वो कहानियां सुनाते थे और अभिनय करते थे, इसीलिए इसका दूसरा नाम नटवरी भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सांस्कृतिक संगम। इसकी जड़ें राधा कृष्ण की कहानियों और भक्ति आंदोलन में है, लेकिन जब ये मुगल दरबारों में पहुंचा तो इसमें एक नई नजाकत, गति और अंदाज आया। तो ये हिंदू और इस्लामी दोनों संस्कृतियों का एक अनूठा संगम है। और इसके जो घराने हैं, जयपुर, बनारस, लखनऊ, ये क्या है? ये शैलियों के स्कूल हैं एक तरह से। जैसे जयपुर घराना तेज फुटवर्क और चक्करों के लिए जाना जाता है। लखनऊ घराना भाव यानी चेहरे के भावों और नज़ाकत पर ज़्यादा जोर देता है। बनारस घराना जो सबसे पुराना है, उसमें ज़मीनी और आध्यात्मिक पुट ज़्यादा है। लेकिन इन सब में एक चीज़ आम है, कहानी सुनाना। चाहे वो पैरों में बंधे 100 घुंघरुओं से निकलती लय हो या एक छोटी सी मुस्कान से कही गई पूरी बात। वाह! तो कहानी कहने के इन दो अलग अलग अंदाजों के बाद अब उन नृत्यों की ओर चलते हैं जिनमें कोमलता और भक्ति का भाव प्रधान है। जैसे केरल का ही एक और नृत्य मोहिनीअट्टम और पूर्वोत्तर का मणिपुरी। हाँ, ये दोनों ही नृत्य लास्य यानी कोमलता और स्त्रीत्व का प्रतीक है। इनमें कथकली जैसा ड्रामा नहीं, बल्कि एक शांत और मोहक सुंदरता है। मोहिनीअट्टम का तो नाम ही बड़ा आकर्षक है। मोहिनी का नृत्य यानी जादूगरनी का नृत्य। इसका संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा से है। ये एक एकल महिला नृत्य है जिसमें केरल की सफ़ेद और सुनहरे बॉर्डर वाली कसावू साड़ी पहनी जाती है और बालों में चमेली के फूलों का गजरा लगाया जाता है। इसकी चालें बहुत कोमल, लहरदार और गोलाकार होती हैं,
जैसे हवा में धीरे धीरे हिलती ताड़ के पेड़ों की पत्तियां। इसमें आंखों और हाथों के इशारों से कहानी कही जाती है। इसकी भाषा भी बहुत खास है, मणिप्रवालम, जो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। अब केरल से सीधे चलते हैं पूर्वोत्तर के मणिपुर। नोट्स में एक बहुत ही अनोखी बात लिखी है कि मणिपुरी कलाकार दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाते। ये तो थोड़ा अजीब है। कलाकार और दर्शक के बीच का कनेक्शन तो आंखों से ही बनता है। एक मिनट के लिए ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। मणिपुरी नृत्य, खासकर इसकी रासलीला शैली, प्रदर्शन से ज्यादा एक पूजा या ध्यान है। कलाकार का ध्यान दर्शकों पर नहीं, बल्कि भीतर ईश्वर पर केंद्रित होता है। अच्छा। आंखें न मिलाने से वो एक अलौकिक स्वप्न जैसी दुनिया बना पाते हैं। उनका शरीर तो नाच रहा होता है, लेकिन उनका चेहरा शांत और ध्यानमग्न रहता है। इससे दर्शक भी उस भक्ति के माहौल में डूब जाता है। तो ये एक तरह से माहौल को बनाए रखने की तकनीक है। और इनकी वेशभूषा भी बहुत अलग है। एक बेलनाकार स्कर्ट जिसे कुमिल कहते हैं। हाँ, वो कठोर स्कर्ट कलाकार को जमीन पर तैरता हुआ सा दिखाती है। और इनकी एक खास मुद्रा है नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर से अंग्रेजी के 8 का आकार बनाया जाता है। ये सब मिलकर इस नृत्य को एक बहुत ही कोमल और रहस्यमय एहसास देते हैं। ये कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां कहता है, लेकिन बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से। अब हमारी सूची में आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और इन नोट्स को पढ़ के लगता है कि ये नृत्य तो एक तरह का जादू है। पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नाचना, जिसे तरंगम कहते हैं, और पैर के अंगूठे से जमीन पर चित्र बनाना। एक कुचिपुड़ी गांव से हुई, जहां पुरुष ब्राह्मण कलाकार, जिन्हें भागवतालू कहा जाता था, गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करते थे। इसमें भरतनाट्यम जैसी तेजी भी है, कथकली जैसा अभिनय भी है, और इसके अपने कुछ अनोखे तत्व भी हैं। जैसे कि ये तरंगम, ये सिर्फ एक करतब है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये सिर्फ संतुलन का करतब नहीं है। जब कलाकार पीतल की थाली पर नाचता है, तो वो एक तरह से खुद को सांसारिक चीजों से अलग कर लेता है, और उसका पूरा ध्यान और संतुलन सिर्फ ईश्वर पर केंद्रित हो जाता है। ये एक आध्यात्मिक साधना भी है। और जनचित्र नृत्य में पैर के अंगूठे से चित्र बनाना भी कहानी का ही एक हिस्सा होता है। वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनाते, बल्कि कहानी के किसी पात्र या प्रतीक को चित्रित करते हैं। नोट्स में मंडूक शब्दम यानी मेंढक की कहानी का जिक्र है। शास्त्रीय नृत्य में मेंढक की कहानी क्यों? ये बहुत दिलचस्प है। ये कहानी सिर्फ एक मेंढक की नहीं, बल्कि घमंड पर विनम्रता की जीत की है। ये दिखाती है कि कुचिपुड़ी कैसे लोक कथाओं को भी अपने अंदर समा लेता है। कलाकार सिर्फ नाचता नहीं, बल्कि मेंढक की तरह फुदक कर, उसकी आवाज निकालकर एक पूरी कहानी सुनाता है। ये इस नृत्य के नाट्य रूप का बेहतरीन उदाहरण है। और अब आते हैं हमारी सूची के आखिरी नृत्य पर, जिसे सबसे बाद में यानी सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला, असम का सत्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी शास्त्रीय परंपराएं कितनी जीवंत हैं। सत्रिय की कहानी भी सबसे अलग है। इसकी स्थापना 15वीं सदी के महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने असम के वैष्णव मठों में की थी, जिन्हें सत्र कहा जाता है। ये मूल रूप से पूजा अर्चना का एक हिस्सा था। और नोट्स कहते हैं कि इसे पहले सिर्फ भोकोट्स यानी पुरुष भिक्षु ही करते थे। तो मठ की चारदीवारी से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंचना और महिलाओं का इसे अपनाना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। कई दशकों तक ये कला मठों तक ही सीमित रही। फिर इसे मठों से बाहर लाकर मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत मेहनत की गई। शुरुआत में इस बात पर भी बहस हुई कि क्या महिलाएं इस नृत्य को कर सकती हैं, जो सदियों से सिर्फ पुरुष भिक्षुओं ने किया है। लेकिन कला किसी बंधन को नहीं मानती है। आज महिला और पुरुष दोनों कलाकार इसे मंच पर प्रस्तुत करते हैं और इसकी सुंदरता को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसकी अपनी खास संगीत शैली है बोरगीत, और इसके अभ्यास की तकनीक को माटी अखोरा कहते हैं। तो भरतनाट्यम की मूर्तिकला जैसी सटीकता से लेकर उड़ीसी के लहरदार बहाव तक, कथकली के भव्य मेकअप वाली भाषा से लेकर कत्थक के घुंघरुओं से कही गई कहानी तक, और मणिपुरी की शांत भक्ति से लेकर कुचिपुड़ी के नाट्य चमत्कार तक, ये सिर्फ अलग-अलग राज्यों के नृत्य नहीं है। ये भारत की विविधता की जीती जागती मिसालें हैं। हर नृत्य संस्कृति, भक्ति, संगीत और कहानी कहने की कला का एक अनूठा संगम है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो और पढ़ाई में जरा सी भी मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।